हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मेज़रमेंट ऑफ लेंथ और मोशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में ध्यान देंगे, जिससे हमें ये चैप्टर समझने और इसको आगे पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले हम हैंड स्पैन की बात करेंगे, जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि हम अपने हाथ से क्या कोई मेज़रमेंट कर सकते हैं या नहीं। अब हम अपना हैंड स्पैन यूज़ करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हम इस टेबल की लंबाई को मेज़र करें, और यही एक्सरसाइज हम डिफरेंट स्टूडेंट के साथ रिपीट करेंगे ताकि हम ये समझ पाएँ कि क्या ये तरीका सही है या नहीं किसी चीज़ को मेज़र करने का। मैंने इस सिनारियो को समझाने के लिए 5 स्टूडेंट को कंसीडर किया है, जिसमें स्टूडेंट 1 से जब हम इस टेबल को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो लगभग 5 हैंड स्पैन की लेंथ आती है। जब मैं दूसरे स्टूडेंट को बोलता हूँ उसको मेज़र करने की, तो लगभग 4 से ज़्यादा हैंड स्पैन की मेज़रमेंट आती है। और जब हम तीसरे स्टूडेंट से बोलते हैं इसको मेज़र करने के लिए, तो लेस देन 5 हैंड स्पैन आता है। चौथे के साथ जब इसे करते हैं तो इन बिटवीन 4 और 5 हैंड स्पैन की लेंथ आती है। और जब हम पाँचवें स्टूडेंट के साथ इसको इस टेबल की लेंथ मेज़र करते हैं तो लगभग 5 हैंड स्पैन आती है। देखिए, इससे एक बात तो क्लियर हो गई है कि हम सभी लोगों के हाथ की लंबाई या हमारे हैंड स्पैन अलग अलग होंगे। ये एक बहुत कॉमन सी बात है, हम सभी लोगों की हाथ की लंबाई या उंगलियों की लंबाई एक जैसी नहीं है। इसलिए बट ऑब्वियस है कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ मैंने अपने हैंड स्पैन से आपको मेज़र करके दी, तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपका भी हाथ उतना ही बड़ा हो और आपकी भी लंबाई उतनी आए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि नहीं आई है तो मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ ये डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि सभी लोगों की हाथ की लंबाई एक जैसी नहीं हो सकती है या एक जैसी नहीं है। स्पेशली इस केस में जहाँ मैंने 5 स्टूडेंट को कंसीडर किया है, इन पाँचों स्टूडेंट की हाथ की लंबाई अलग अलग है। तो इससे ये बात तो बहुत क्लियर होती है कि हमारा इंडिविजुअल हैंड कोई स्टैंडर्ड नहीं बन सकता है, यानी हमें एक स्टैंडर्ड की मेज़रमेंट के स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को मेज़र करें और वही मेज़रमेंट आगे चल के अगर आप भी करें तो उसकी लेंथ हर बार उतनी ही निकले। जैसा कि मैंने अपने ओवरव्यू सेशन में आपको पहले ही बताया है, अगर आपने ओवरव्यू सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, जिससे आपको ये सेशन समझने में बहुत आसानी होगी। पर मैं आपके लिए अभी एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि मेज़रमेंट करने के लिए हमें 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। पहला है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम SI से रेफ़र करेंगे, और दूसरा है रेफरेंस पॉइंट। चलिए बात करते हैं कि हमें मेज़रमेंट करने के लिए कैसे इंस्ट्रूमेंट या कैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जनरली आप मार्केट में या कहीं भी कॉमन प्लेसेस में 2 तरह की मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट को फाइंड आउट करेंगे या देखेंगे। पहला होगा एक मेजरिंग टेप, जिसका मेन पर्पस टेलर या किसी भी फ्लेक्सिबल चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली टेलर इसे कपड़े नापने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि कपड़े में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और हमें उसको मेज़र करने के लिए कोई फ्लेक्सिबल टेप चाहिए, इसलिए हम इसे फ्लेक्सिबल टेप यूज़ करते हैं। दूसरा जो बहुत ही कॉमन चीज़ है वो है स्केल, जिसे आप हमेशा अपने ज्योमेट्री बॉक्स में भी देखेंगे। स्केल का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपके पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से बनाया गया है, और इसमें आपको ऑलरेडी एक मेज़रमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन करके दिया गया है। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि हम अपने हैंड स्पैन की जगह अगर हम एक स्केल यूज़ करें, तो जैसा कि हमारे एग्जांपल में हमने 5 स्टूडेंट कंसीडर किए हैं, इन पाँचों की लेंथ चाहे वो जितनी बार भी उसको मेजर करें हमेशा एक ही जितनी निकलेगी, विद वन कंडीशन दैट कि उन्होंने रेफरेंस पॉइंट हमेशा सेम लिया हो। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमें लेंथ मेज़र करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और अब आपको मेज़रमेंट ऑफ लेंथ काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इसमें 2 बातें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, पहला है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और दूसरा है रेफरेंस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बताने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसे हम अपने पूरे जीवन में यूज़ करेंगे और ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे आपको लेंथ मेज़र करनी पड़ सकती है, या आपको ये समझ ज़रूरी होना चाहिए कि लेंथ कैसे मेज़र होती है और यूनिट का कन्वर्ज़न कैसा होता है। सबसे पहले मैं बात करूँगा एक स्टैंडर्ड स्केल की।
जनरली हम स्केल में दो तरह के स्टैंडर्ड देखते हैं, वो है सेंटीमीटर और दूसरा होगा इंच। मैं आपके लिए फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप कभी भी कोई स्केल रेफ़र करेंगे, चाहे वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में हो या कहीं और, वहाँ पे आपको दो स्टैंडर्ड ज़रूर कॉमन दिखेंगे और जनरली हम स्केल को इसी स्टैंडर्ड में डिफ़ाइन करते हैं, जो कि है सेंटीमीटर और दूसरा है इंच। मैं आपको आगे चल के सेंटीमीटर टू इंच का कन्वर्जन भी ज़रूर बताऊंगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही समझ में आएंगी, बट अभी के लिए हम उस चीज़ को पार्क करेंगे और बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे जो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। सेंटीमीटर और इंच के अलावा हमें कुछ मेज़रमेंट यूनिट ज़रूर पता होनी चाहिए, जो कि हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म हम हमेशा इनके एब्रीवेशन को यूज़ करते हैं या इनके शॉर्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि मिलीमीटर के नेक्स्ट हमने लिखा है mm, सेंटीमीटर को रेफ़र किया जाता है cm से, डेसीमीटर को रेफ़र किया जाता है dm से, मीटर को रेफ़र किया जाता है m से, डेकामीटर को रेफ़र किया जाता है DAM से, हेक्टोमीटर को रेफ़र किया जाता है HM से और किलोमीटर को रेफ़र किया जाता है km से। चलिए अब कुछ बातें यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड भी कर लेते हैं, जिससे आपको यूनिट कन्वर्ट करना भी आ जाएगा और आपको काफ़ी हद तक इनके बीच में रिलेशनशिप भी समझ में आ जाएगी। इन यूनिट में सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर और सबसे बड़ी यूनिट जो हमारे पास इस समय हमारे स्क्रीन पे है वो है किलोमीटर। और अब मैं आपको ये कन्वर्ट कैसे होंगे या इनमें रिलेशन क्या है वो बताने की कोशिश करूँगा। एज पर स्टैंडर्ड 10 मिलीमीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर होगा 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर होगा 1 मीटर, 10 मीटर बराबर होगा 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर होगा 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर होगा 1 किलोमीटर। अभी तो हमने छोटे से बड़े यूनिट की कन्वर्जन को समझा, अब कुछ यूनिट बड़े से छोटे कन्वर्जन को भी देख लेते हैं। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो आपके इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में 1 किलोमीटर बराबर होगा 1000 मीटर। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अब मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। पहला है कि किलोमीटर हमेशा लोअर केस में ही लिखेंगे, यानी कभी भी हम किसी यूनिट को लिख रहे हैं तो उसे हमेशा लोअर केस में लिखेंगे। दूसरा है कि सिंबल यानी उनके एब्रीविएशन है जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी हम लोअर लेटर्स में लिखेंगे और वो प्लूरल्स में नहीं लिखे जाते हैं। तीसरा कि हम कभी भी यूनिट और नंबर लिख रहे हैं तो उनमें एक स्पेस हमेशा रखेंगे। अगर आप मेरी टेबल में देखें तो मैंने हमेशा 10 और यूनिट्स के एब्रीविएशन के बीच में एक स्पेस रखी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें इम्पॉर्टेंट समझते हैं जो हमें मेज़रमेंट पर्सपेक्टिव से ज़रूर पता होनी चाहिए और जिन्हें हमें ध्यान भी रखना चाहिए। मैंने आपको ये बात समझाने के लिए एक पेंसिल का एग्जाम्पल लिया है और उसे एक स्केल से मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं, A, B और C। और अगर हमें किसी चीज़ की लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट निकालनी है तो यानी हमें उसे बिल्कुल 90 डिग्री या पॉइंट बी की तरह से देखना चाहिए, ताकि कोई भी पॉइंट हम उसे ओवरलुक ना कर रहे हों या उसे हम सप्रेस ना कर रहे हों। यानी अगर आप पॉइंट ए से किसी चीज़ को देखेंगे तो हो सकता है कि आप 1-2 पॉइंट ज़्यादा मेजर कर रहे हों, पर अगर आप पॉइंट सी यूज़ करेंगे वहाँ भी सेम प्रॉब्लम है। इसीलिए कभी भी आप कोई चीज़ मेज़र कर रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि जब आप उसे मेज़र करने के लिए फाइनल यूनिट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट हमेशा पॉइंट बी के व्यू का हो, ताकि आप बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट मेज़रमेंट कर पाएँ। दूसरा एग्जांपल मैंने एक पेपर और स्केल लिया है, जिसमें मैं एक पेपर को स्केल से मेज़र करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ध्यान ये दिलाने की कोशिश की है कि अगर आपका स्केल पेपर से पैरेलल नहीं है तो आपकी लेंथ एक्यूरेट नहीं होगी। यही चीज़ मैंने पहले फिगर और दूसरे फिगर में आपको ईजिली दिखाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस एग्जाम्पल से आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि हमें हमेशा यूनिट कन्वर्जन का भी ध्यान रखना है। जैसे कि हमारी पहली स्केल जिससे हम एक पेंसिल नाप रहे हैं,
हम वहाँ पे ये क्लियरली देख सकते हैं कि उस स्केल में हमारे दो यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं। पहला है सेंटीमीटर और दूसरा इंच। अगर हमें इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 इंच बराबर होगा 2.54 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और मेज़रमेंट के एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम उन सिनारियोज़ में मेज़रमेंट कैसे लेते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम एक वायर को मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए हमने एक मेजरिंग टेप यूज़ किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी अगर हम कोई फ्लेक्सिबल चीज़ को मेज़र कर रहे हैं उस केस में स्केल से बेटर हमें एक मेजरिंग टेप लगता है जो कि वो भी फ्लेक्सिबल होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं वो स्ट्रेट ना हो और ना ही वो आगे चल के वो स्ट्रेट हो पाए। इस केस में हमें एक फ्लेक्सिबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसके लिए हम एक मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने मेजरिंग टेप का यूज़ किया हम उसी तरीके से एक मीटर स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं। मीटर स्केल का मतलब ये है कि उस स्केल की लंबाई एग्जैक्टली 1 मीटर होगी। यानी अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट रॉड या पाइप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूज़ करते हैं और अगर आप उसकी लेंथ निकालना चाहते हैं तो आप एक बार में किसी 1 मीटर की लेंथ को तो आसानी से मेजर कर लेंगे। इसके अलावा आपने मीटर स्केल कई सारी दुकानों में देखा होगा जहां शॉपकीपर किसी कपड़े को नापने के लिए भी मीटर स्केल यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने ये तो सीख लिया कि हम किसी चीज़ की लेंथ कैसे निकालेंगे और उसे कैसे मेजर करेंगे, बट अब हम कुछ देर बाद डिस्टेंस की करेंगे और ये देखेंगे कि हम उसे कैसे और किस यूनिट में उसे मेजर करते हैं। आपको डिस्टेंस समझाने के लिए मैंने बहुत इजी और सिंपल एग्जांपल लिया है ताकि आपको ये बात एक बार में ही समझ में आ जाए। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रेफरेंस पॉइंट की, जिसे आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि चाहे हम डिस्टेंस निकाल रहे हों या लेंथ, उन सारे केसेस में रेफरेंस पॉइंट हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसके बेसिस पे ही आप किसी चीज़ की लेंथ या डिस्टेंस निकाल रहे होंगे। इस एग्जाम्पल में हम लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे और सबसे पहले आप लेफ्ट में ये देखेंगे कि मैंने एक स्कूल को इंडिकेट किया है। उसके बाद स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5 के घर को दिखाया है और फिर उसके बाद मैंने पार्क को दिखाया है। मैंने आपको डिस्टेंस समझाने के लिए बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन रखा है ताकि आपको मेरी बात एक बार में ही समझ में आ जाए। यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस निकाल रहे हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उनके बीच में एक्चुअल डिस्टेंस क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने कंसीडर किया है कि स्कूल और स्टूडेंट 1 के बीच की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट है स्कूल जो कि है A और जहाँ पे हमें जाना है यानी एंड पॉइंट वो है B। तो यहाँ पे A और B की डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट 1 इज़ 1 किलोमीटर। सिमिलरली मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर किसी को स्कूल से पार्क तक जाना है तो उसका रेफरेंस पॉइंट होगा A स्टार्टिंग पॉइंट और B होगा एंड पॉइंट और A और B की डिस्टेंस होगी 9 किलोमीटर। यहाँ पे एक और बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए या ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि हमें हमेशा रेफरेंस पॉइंट को नहीं भूलना चाहिए अगर हम किसी भी चीज़ को एक्यूरेट या एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए कर रहे हैं। सेकंड, हमें हमेशा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारे यूनिट में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्टेंस रिलेटेड एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है। मैंने ये कहा है कि अगर हम दिल्ली से किसी डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम कैसे इंडिकेट करेंगे। अगर आप बाई रोड कभी भी ट्रैवल किए हैं तो आपको ऐसे माइलस्टोन तो ज़रूर ही दिखे होंगे। उन पे बेसिकली क्या लिखा होता है कि जिस सिटी या जो आपकी टारगेट सिटी है उनका नाम और जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं यानी वो आपका एक रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से अगर आपको दिल्ली पहुँचना है तो उसके बीच में डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ मैंने कोशिश क्या की है, मैंने आपको यहाँ 5 पॉइंट्स दिए हैं जिसे एज अ रेफरेंस पॉइंट आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप पहले वाले पॉइंट पे हैं यानी पॉइंट ए पे हैं तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस दिल्ली की होगी 10 किलोमीटर। लाइकवाइज अगर आप पॉइंट ई पे हैं तो यहाँ से आपकी दिल्ली की डिस्टेंस होगी 50 किलोमीटर। इस एग्जाम्पल में भी दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, पहला
रेफरेंस पॉइंट जिसे हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसे हमेशा एक्यूरेट और एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए यूज़ करना चाहिए। दूसरा है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको यूज़ करके हम चाहे जितनी बार और हम चाहे जितने लोग भी कैलकुलेट करें, हमेशा उसकी मेजरमेंट सेम ही आएगी। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से हमारी लेंथ सेम ही क्यों आएगी? क्योंकि हर बार हम चाहे जितने लोग जितनी बार भी मेजरमेंट कर रहे हों, हम सभी लोग का रेफरेंस पॉइंट हमेशा सेम या कॉमन होना चाहिए। यानी हमारा रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट और रेफरेंस एंड पॉइंट अगर सेम है, और इसके लिए अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो लेंथ या डिस्टेंस हमेशा सेम ही आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और जिससे आपको टॉपिक समझने में भी आसानी होगी। थैंक यू।